हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रीति। आज हम क्लास 12th फिजिक्स में चैप्टर नंबर 2 का रिवीजन करने जा रहे हैं। इसका एक पार्ट हम कर चुके हैं, इसका ये सेकंड पार्ट है। इस पार्ट में मुझे कैपेसिटर को बहुत अच्छे से डिस्कस करना है, ठीक है। इसका रिवीजन हम लोग अच्छे से कर लेंगे। चैप्टर आपका बहुत अच्छे से कंप्लीट हो चुका है, आप प्लेलिस्ट जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो मेरा सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कंडक्टर। द फर्स्ट थिंग इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है? तो कंडक्टर के अंदर मैंने आपको बताया था, किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, यानी कि ई इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो, ठीक। तो पहला पॉइंट हम लोग लिख लेते हैं इसका, ई इनसाइड द कंडक्टर, हॉलो कंडक्टर इज जीरो, ठीक है। अब सपोज सबसे पहले आप ये देखिए, आपके पास दो प्लेट हैं, ठीक है। ये आपकी पॉजिटिव प्लेट है, ये आपकी नेगेटिव प्लेट है, ठीक है। आप इसके अंदर ये कोई कंडक्टर को प्लेस करते हैं, ठीक है। आपकी जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड थी प्लेट के बीच में थी, ये आपकी ई नॉट थी, और जो कंडक्टर था, कंडक्टर के अंदर बहुत सारे आयंस थे, लेकिन ठीक है, लेकिन जब मैंने इसको कैपेसिटर के बीच में लगाया तो क्या हुआ, सारा इसका जितना भी आयन था सब सरफेस पे आ गया। अब सरफेस पे किस मैनर में आएगा, इसमें देखिए कि निगेटिव के साइड में आपके पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा, और जो पॉजिटिव चार्ज की तरफ है वो उसमें नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इसमें क्या होगी, ये, क्योंकि ये आपका पोलराइज्ड चार्ज है, तो यहाँ पे हम लोग ये जो आपका चार्ज आया प्लस क्यू पोलराइज माइनस क्यू पोलराइज, ये आपका प्लस क्यू चार्ज है, ये आपका माइनस क्यू चार्ज है, ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। अब हम लोग ई नेट अगर निकालते हैं, अब मुझे ये पता है कि जब हम इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, तो ये चार्जेस तब तक मूव करते रहते हैं जब तक बाहर की लगाई हुई इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ये अंदर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर नहीं हो जाती है, ठीक है। ये तब तक चार्जेस मूव करते रहते हैं, ठीक है। लेकिन जब ये बराबर हो जाती है, ठीक है, तो आप देखिए इसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जब आप निकालेंगे तो ई नॉट माइनस ई पी, ठीक है, दोनों बराबर हैं, तो ई नेट आपका कैसा हो जाएगा, ई नेट आपका हो जाएगा जीरो, इस तरह से, ठीक है। तो आपका जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। सेकंड प्रॉपर्टी इसकी क्या बोलती है, ऑल द चार्जेस गिवन टू अ हॉलो कंडक्टर विल रिसाइड ऑन योर सरफेस एंड रिमेन स्टैटिक। सेकंड जो प्रॉपर्टी है कि ये जो चार्जेस सरफेस पे आते हैं ये स्टैटिक कंडीशन में होते हैं, ये इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है। तो पहले लिख देते हैं, ऑल द चार्जेस गिवन टू अ हॉलो कंडक्टर will reside on its surface and remain static means रेस्ट पे रहेंगे सारे चार्जेस, ठीक है। अच्छा ये देखिए, अगर जैसे ये चार्जेस इनके रेस्ट पे हैं, ये जो कंडक्टर के ऊपर जो चार्जेस हैं प्लस, ठीक है, लेकिन इन्होंने बताया कि ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी है कि सारे चार्जेस स्टैटिक कंडीशन में होते हैं, लेकिन अगर नहीं होते, ठीक है, अगर ये चार्जेस अगर ये स्टैटिक कंडीशन में नहीं होते तो ये चार्जेस मूव करते तो फोर्स लगता, फोर्स होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती, ठीक है। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन मैंने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड तो कुछ होती नहीं है, ठीक है, कंडक्टर के अंदर तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होती नहीं है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे जो है चार्जेस मेरे जो है स्टैटिक कंडीशन में होते हैं, ठीक है, इसमें फोर्स नहीं लगता है। अब हम लोग थर्ड प्रॉपर्टी पे आके देखते हैं, क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है इस कंडक्टर के ऊपर, जो इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो हमेशा आपके परपेंडिकुलर रहेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर, ठीक है। ये देखिए, ये आपका कंडक्टर है, इसकी सरफेस पे चार्ज पड़ा हुआ है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इसके परपेंडिकुलर रहेगी, ठीक है। अगर ये परपेंडिकुलर ना हो, सपोज किसी एंगल पे है, तो इसके दो कंपोनेंट हो गए, ठीक है। इसका ये वाला कंपोनेंट ई कॉस थीटा और ये जो ई कंपोनेंट है ये ई साइन थीटा, तो ठीक है। लेकिन हमने अभी सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ी कि इसके चार्जेस स्टैटिक कंडीशन में रहते हैं। अगर ये किसी एंगल पे रही, ठीक है, तो ई कॉस थीटा की वजह से इस चार्जेस का मोशन स्टार्ट हो जाएगा। ई कॉस थीटा विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन ऑफ द चार्जेस, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ई कॉस थीटा को जीरो कर देंगे, ठीक है। हम यहाँ पे कोई एंगल ले रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ई कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो, वेयर कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ से मुझे पता चला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी,
ये मेरी सेकंड प्रॉपर्टी थी, ये मेरी थर्ड प्रॉपर्टी थी। फोर्थ प्रॉपर्टी पे हम लोग आते हैं। वी कम टू द फोर्थ प्रॉपर्टी, ठीक है। अच्छा ये बताइए कि जैसे कि जो कंडक्टर के ऊपर जो पोटेंशियल होता है, जैसे मुझे पता है पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग कैसे लिखते हैं, VA माइनस VB इज इक्वल टू वर्क अपॉन पर यूनिट चार्ज, ठीक है। और चूंकि E इनसाइड मेरा जीरो होता है तो फोर्स इनसाइड भी जीरो हो गया, वर्क डन भी जीरो हो गया क्योंकि चार्जेस स्टैटिक कंडीशन में है। तो VA माइनस VB इज इक्वल टू जीरो, तो VA इज इक्वल टू VB, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं V इज कॉन्स्टेंट एट ईच एंड एवरी पॉइंट, each and every point inside the hollow conductor, ठीक है। तो इस कंडक्टर के अंदर जो है पोटेंशियल हमेशा कांस्टेंट रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहेगी, फोर्स जीरो रहेगा, वर्क डन भी जीरो रहेगा, बट पोटेंशियल हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ये आप हमेशा ध्यान रखिए किसी भी कंडक्टर की बात अगर होगी तो, ठीक है। अब हम लोग इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं कि ये जो कंडक्टर के बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, मैंने आपको पिछले मतलब चैप्टर जब पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी कंडक्टर है, ठीक है, उसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कैसे निकालते हैं। जैसे ये मेरा कोई कंडक्टर है, ठीक है, इसकी सरफेस पे चार्ज है पॉजिटिव, ये आपका निगेटिव है। जब मैं इसको किसी कैपेसिटर किसी प्लेट के बीच में रखूंगी, ठीक है, तो आप ये देखिए, जब मैं देखूंगी, देखिए जब मैंने इसको रखा, ठीक है, तो इस जब मैंने यहाँ पे देखा जो चार्जेस आएंगे इसके बाहर जो इलेक्ट्रिक, देखिए अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी जीरो होती है, लेकिन बाहर मैंने बताया था कि आपकी ये सरफेस चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये मैंने किस तरह से निकाली थी ये आपको आप पिछले चैप्टर्स में जाके देख सकते हैं। लेकिन बाहर जो इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होती है, सेंटर पे इसके अंदर जीरो होती है, बाहर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होती है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और ये किसी भी बाहर डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। अगर कभी आ जाए कि मतलब किसी भी कंडक्टर के आर पॉइंट पे, जैसे कोई भी कंडक्टर है आपका, इसके आर पॉइंट पे मतलब आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं करती, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। आप आराम से बता सकते हैं किसी भी डिस्टेंस में, क्योंकि जब ये आर पे डिपेंडेंट नहीं है तो ये सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट है। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द हॉलो कंडक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन हॉलो कंडक्टर is proportional to surface charge डेंसिटी, ठीक है। ये सिर्फ सरफेस चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड करेगा, मतलब उसके ऊपर कितना चार्ज है बस इसी पे डिपेंड करेगा, बाकी और किसी भी फैक्टर पे डिपेंड नहीं करने वाला, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर। अब हम लोग मेन टॉपिक पे आए हैं, कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर। कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर, ठीक है। सपोज आपके पास ये कोई कंडक्टर है, ठीक है, मुझे इस कंडक्टर को चार्ज करना है। क्या करेंगे, हम इसके अक्रॉस एक पोटेंशियल लगा देंगे, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज जाएगा यहाँ पे, ठीक है, इस कंडक्टर के ऊपर एक्यूमुलेट होगा। तो मैंने ये देखा कि जो आपका चार्ज है किस पे डिपेंड कर रहा है, पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यू, ठीक है। आपका चार्ज उस पे डिपेंड कर रहा है जितना आपने पोटेंशियल लगाया, ठीक है। तो जब आप इसको ओपन करेंगे, ठीक है, तो आपका आ जाएगा Q इज इक्वल टू CV, और C क्या होता है, C इज द कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर, मतलब इस कंडक्टर की जितनी कैपेसिटी होती है उसके हिसाब से चार्ज आएगा, ठीक है। आपकी कैपेसिटी किसी भी पे डिपेंड नहीं करती कि आपने कितना ज्यादा पोटेंशियल लगाया है, कैपेसिटी इज मतलब ये एक कांस्टेंट है, ठीक है। कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर, ठीक है। ये आके मतलब जो भी कंडक्टर की जो जैसा कंडक्टर आप लोग लगेंगे उस पर डिपेंड करेगा, बट कैपेसिटी आपकी कभी पोटेंशियल पे डिपेंड, आप पोटेंशियल सपोज किसी कंडक्टर की कैपेसिटी है 5 माइक्रोफेरेड, ठीक है। आप उसमें आपने देखा कि 10 वोल्ट की बैटरी लगाने पर पूरा चार्ज हो जाता है, तो क्या 15 वोल्ट की बैटरी लगाने पर क्या वो ज्यादा चार्ज होगा, नहीं, उसकी कैपेसिटी फिक्स्ड है, ठीक है। अगर उसमें केवल 15 कूलम का चार्ज आ सकता है तो वो उतना ही आएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा, चाहे आप कितना भी पोटेंशियल लगा दें, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखने की जरूरत है, Q इज इक्वल टू CV, Q इज इक्वल टू CV, ठीक है। और C की यूनिट क्या होती है, यूनिट ऑफ C इज इक्वल टू फराड, ठीक है। 1 माइक्रोफराड यू कैन राइट दैट 10 टू द पावर माइनस 6 फराड, 1 नैनो फराड यू कैन राइट दैट 10 टू द पावर माइनस 9 फराड, 1 पिको फराड इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 12 फराड। ये कुछ यूनिट्स हैं जो आपको ये कन्वर्जन आपको याद होने चाहिए ताकि आप लोग जब न्यूमेरिकल्स करें तो उसमें थोड़ा सा हेल्प हो जाएगी, ठीक है ना। अब हम लोग आगे आते हैं, फैक्टर्स डिपेंड ऑन कैपेसिटेंस, ठीक है। नेक्स्ट इज factors depend upon factors on which
कैपेसिटेंस डिपेंड। ठीक है, कैपेसिटेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? सबसे पहले जितना बड़ा कंडक्टर होगा, आपका कंडक्टर छोटा है तो उसकी कैपेसिटी कम होगी, अगर आपका कंडक्टर बड़ा है तो उसकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी। तो सबसे पहला पॉइंट जो मेरे पास आया है कि शेप एंड साइज ऑफ कंडक्टर। ठीक है, और मीडियम, आपने किस मीडियम में रखा है? आपने मतलब वैक्यूम में रखा है या उसको किसी वाटर में किसी मीडियम में इंसर्ट कर दिया है। ठीक है, आपका कंडक्टर कहाँ पे रखा हुआ है ये भी डिपेंड करेगा। तो आपके इसका जो कैपेसिटेंस है ये दो फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। ठीक है, और हम लोग इसके बाद आगे आते हैं कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर। स्फेरिकल कंडक्टर आप लोग इसलिए पढ़ लीजिए क्योंकि अभी हम लोग अर्थ की कैपेसिटी निकालेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक इज कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर। ठीक है, तो स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? सपोज ये आपका स्फेरिकल कंडक्टर है, इसकी रेडियस r है। ठीक है, लैंग्वेज आप लोग खुद से लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे अगर मुझे चार्ज को लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? Q इज इक्वल टू CV, C इज इक्वल टू Q बाई V। पोटेंशियल इसका अगर मुझे स्फेरिकल कोई स्फेरिकल कंडक्टर उसका पोटेंशियल लिखना होगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे C इज इक्वल टू Q अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई r। Q will be cancel out, तो C is equal to 4 pi epsilon naught r. दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर। तो मैंने देखा C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द R। C बढ़ेगा, अगर R बढ़ जाएगा तो C भी बढ़ जाएगा। ठीक है, ये वैक्यूम की कंडीशन है, ये आपका वैक्यूम की कंडीशन है। C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अगर मैंने कोई मीडियम में इंसर्ट कर दिया है कंडक्टर को, मीडियम, ठीक है, तो C डैश इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन R। ठीक है, एप्सिलॉन R हो जाएगा, जहां मुझे पता है एप्सिलॉन क्या होता है, K टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो अब यहाँ पे C डैश इज इक्वल टू 4 पाई K एप्सिलॉन नॉट R। यहाँ पे आपका हो जाएगा K टाइम्स 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो आपने देखा है कि जब मीडियम इंसर्ट कर देते हैं तो कैपेसिटी मेरी K टाइम्स बढ़ जाती है। ठीक है, यहाँ से आपने देखा कि जब भी हम किसी मीडियम में इंसर्ट कर दें तो कैपेसिटी मेरी K टाइम्स बढ़ जाती है। ठीक है, इसी तरह जब आप अर्थ की कैपेसिटी आप लोग निकालेंगे तो 716 माइक्रोफेरेड आ जाती है, 716 माइक्रोफेरेड आती है, जो कि एक मतलब इतने बड़े अर्थ की इतनी कैपेसिटी आई है। ठीक है, तो आप ये देखिए कि मतलब ये फैराड कितनी मतलब कैसी यूनिट है, कितनी बड़ी यूनिट है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग अगले टॉपिक पे आते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कैपेसिटर, ठीक है, ये आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। ठीक है, ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये आपका E है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, अब कैपेसिटर का यूज़ क्या है? कैपेसिटर इज यूज टू स्टोर चार्जेस। कैपेसिटर इज यूज टू स्टोर चार्जेस। ठीक है, इसका काम ये होता है कि चार्जेस को स्टोर करते और एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को भी स्टोर करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, अब पहले प्लेट कैपेसिटर में हम लोग जरा सी बात कर लेते हैं कि सपोज दो आपके पास प्लेट हैं। ठीक है, ये आपकी दो प्लेट है, ये आपकी पॉजिटिव प्लेट है। ठीक है, ये आपकी नेगेटिव प्लेट है, ये आपकी नेगेटिव प्लेट है। इनके बीच का प्लेट के बीच का सेपरेशन है आपका D, इसका प्लेट का एरिया है A। ठीक है, तो मुझे ये पता था कि किसी भी कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो जीरो होती है। ठीक है, तो मैंने देखा कि ये जो कंडक्टर के बाहर जो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आउटसाइड ऑफ द कैपेसिटर, तो हम यहाँ पे ये -Q चार्ज है, इस पे +Q चार्ज है, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा प्लस है, सिग्मा माइनस है। अब हम लोग को ये पता है कि कंडक्टर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है जीरो होती है। क्यों? इस पॉजिटिव की वजह से ये कैसी रहेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ बाहर की तरफ, या नेगेटिव से अंदर की तरफ, तो ये बाहर की तरफ कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, फिर हम लोग बीच में आएंगे कि पॉजिटिव की तरफ पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से जो है उस सेम डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो ये दोनों डायरेक्शन हम लोग देख रहे हैं कि दोनों ऐड हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं E आउटसाइड ऑफ द कैपेसिटर, E आउटसाइड ऑफ द कैपेसिटर इज 0 और E इनसाइड कितना होगा आपका, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये हम डिराइव कर चुके हैं, इसको मैं केवल रिजल्ट यहाँ पे लिख रही हूँ। अच्छा, ये बताइए E इज इक्वल टू कैसे लिख सकते हैं? E इज इक्वल टू V बाई डी, ये आपका होता है पोटेंशियल एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, तो V आपका हो जाएगा E डॉट डी, और V इज इक्वल टू E आपने निकाला सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट डी, और Q इज इक्वल टू CV
यहाँ पे C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, तो यहाँ पे हो जाएगा C इज इक्वल टू क्यू अपॉन सिग्मा डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे सिग्मा को आप लोग लिख सकते हैं क्यू अपॉन क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट डी। ठीक है, क्यू क्यू विल बी कैंसल आउट, तो यहाँ पे C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। आप ये देख रहे हैं C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A एंड C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन दैट। ठीक है, जब मीडियम इंसर्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मीडियम की बात अगर हम लोग करेंगे C डैश इज इक्वल टू A एप्सिलॉन अपॉन डी, C डैश इज इक्वल टू A के एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। C डैश आपका हो जाएगा K टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी, C डैश इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ C। ठीक है, तो आपका जब मीडियम आप लोग इंसर्ट कर देते हैं तो ठीक उसकी कैपेसिटी आपकी K टाइम्स बढ़ जाती है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा बहुत अर्थ की कैपेसिटी के बारे में बात कर लेते हैं कि हम अर्थ की कैपेसिटी कैसे निकालेंगे। ठीक है, अगर मुझे अर्थ की कैपेसिटी निकालनी होगी, अर्थ की कैपेसिटी रेडियस आपको पता है अर्थ का 6400 किलोमीटर। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। जब हम लोग कैपेसिटी निकालें C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ठीक है, इसकी वैल्यू जब हम लोग लिखेंगे 1/9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 6400 इंटू 10 टू द पावर 3। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 711 माइक्रोफेराड इसकी यूनिट आ जाएगी। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कि इतने बड़े अर्थ की इतनी कैपेसिटी आई है। ठीक है, तो इसका मतलब ये सोचिए कि फराड कितनी बड़ी यूनिट है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग ये समझ सकते हैं कि फराड कितनी बड़ी यूनिट है। अब आगे हम लोग बात करते हैं कैपेसिटर्स इन सीरीज। कैपेसिटर्स इन सीरीज, जब कैपेसिटर आपके सीरीज में कनेक्ट होंगे, दीज आर द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है, ये आपकी वोल्टेज है। ठीक है, सीरीज में मैंने आपको बताया था कि चार्ज हमेशा सेम रहता है, आपका पोटेंशियल डिवाइड हो जाता है V1 V2। ठीक है, जब मैं इसको एक सिंगल कैपेसिटर में कन्वर्ट करूंगी तो यह आपका हो जाएगा, देखिए ये आपका कैपेसिटर है C1 C2 C3। ठीक है, ये C इक्विवेलेंट मैंने लगा दिया, बैटरी आपकी लगा दी, ये आपका V है। ठीक है, तो अगर मुझे इसका चार्ज लिखना होगा, अगर मैं इसका चार्ज लिखूँ कैसे लिखूंगी, Q इज इक्वल टू C1 V1, Q इज इक्वल टू, ठीक है, तो आपका पोटेंशियल कितना आ गया V1 इज इक्वल टू Q बाई C1, तो V2 इज इक्वल टू Q बाई C2, V3 इज इक्वल टू Q बाई C3। ठीक है, यहाँ पे अगर आप लोग लिखेंगे तो V इज इक्वल टू Q बाई C इक्विवेलेंट। ठीक है, तो टोटल पोटेंशियल हम लोग लिख लें, V पोटेंशियल ही मेरा डिवाइड हुआ है V1 प्लस V2 प्लस V3, Q बाई C इक्विवेलेंट यही होगा, Q बाई C1 प्लस Q बाई C2 प्लस Q बाई C3। Q विल बी कैंसल आउट, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। Here is the equivalent capacitance of series combination। ठीक है, अच्छा सीरीज में आपको दो बातें याद रखनी है कि यहाँ पे आपका चार्जेस सेम रहते हैं, कैपेसिटेंस के बीच में V डिवाइड हो जाता है, आपका पोटेंशियल जो आप अप्लाई करते हैं इसमें वो एक्स्ट्रा वो आपका डिवाइड हो जाता है सारे कैपेसिटर्स के बीच में। अब हम लोग बात करते हैं कैपेसिटर्स अगर आपके पैरेलल अरेंजमेंट में होंगे तो उसमें क्या, कैपेसिटर्स इन पैरेलल आपके पैरेलल में कनेक्ट होंगे तो क्या होगा, ठीक है, यहाँ एक इसके अक्रॉस मैंने एक बैटरी लगा दी है। आप ये देखेंगे कि यहाँ अगर पोटेंशियल V है, सपोज यहाँ पे जीरो नहीं होगा, ये आपकी बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है तो ये आपका हायर पोटेंशियल है। ठीक है, तो ये आपका V हो गया, ये जीरो। इन तीनों कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल आपका सेम रहने वाला। पहले वाले में क्या था, पोटेंशियल आपका डिवाइड हो गया था, लेकिन यहाँ पे तीनों कैपेसिटर के अक्रॉस आपका पोटेंशियल सेम रहने वाला है। तो ये आपका पोटेंशियल आपने V बैटरी लगाई, आपका C1 है, C2 है, C3 है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपके चार्जेस डिवाइड हो जाएंगे, Q1 Q2 Q3। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप कैपेसिटी लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो Q1 इज इक्वल टू C1V, Q2 इज इक्वल टू C2V, Q3 इज इक्वल टू C3V। ठीक है, अगर मैं इसको एक सिंगल कैपेसिटर में कन्वर्ट कर दूं, हेयर इज द C इक्विवेलेंट, और ये आपकी बैटरी है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, ये आपकी बैटरी लगाई हुई है, Q इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट इंटू V। ठीक है, ये आपका हो जाएगा, तो Q इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट इंटू V, तो Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ठीक है, जब आप इसको लिखेंगे कन्वर्ट करके, C इक्विवेलेंट V इज इक्वल टू C1V प्लस C2V प्लस C3V, V विल बी कैंसल आउट, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। हियर इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। अब हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर,
किसी भी कैपेसिटर के अंदर एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग हम लोग बात करते हैं इसके बारे में। इसकी एनर्जी क्या होती है, U इज इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर, दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला। जब आप Q इज इक्वल टू CV पुट करेंगे तो V इज इक्वल टू Q/C, तो U इज इक्वल टू 1/2 CQ स्क्वायर बाई C स्क्वायर, C विल बी कैंसल आउट, Q स्क्वायर बाई 2C, तो यहाँ पे आपके आ गई Q स्क्वायर बाई 2C। हियर इज द सेकेंड फॉर्मूला, ये आपकी एनर्जी स्टोर्ड है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं सीरीज और अच्छा, जब आपकी कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट हो या पैरेलल में कनेक्ट हो, उनकी एनर्जी होती है अलजेब्रिक सम, ठीक है। चाहे सीरीज हो और पैरेलल हो, उनकी एनर्जी अलजेब्रिक तरीके से ऐड हो जाती है, U2 + U3 डैश 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 UN, अलजेब्रिक मैनर में ऐड हो जाएगी। अब हम लोग बात करते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, ठीक है। अच्छा, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस से पहले हम लोग बात करते हैं एनर्जी डेंसिटी की। व्हाट इज एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अच्छा, वॉल्यूम क्या होता है आपका, ठीक है। एनर्जी डेंसिटी को हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं। एनर्जी क्या होती है, 1/2 CV स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम क्या होगा, AD। C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A/D। V हमारा क्या, E हमारा क्या होता है, V/D, तो V इज इक्वल टू E इंटू D। जब जब आप म्यू कैलकुलेट करें तो इसकी एनर्जी डेंसिटी आपकी आ जाएगी म्यू इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। अब हम लोग बात करते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। इसका कॉमन पोटेंशियल हम लोग निकालते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, ठीक है। सपोज ये आपके दो स्फेरिकल कंडक्टर हैं, इसकी कैपेसिटी C1 है, इसकी कैपेसिटी C2 है, इसका पोटेंशियल V1 है, इसका पोटेंशियल V2 है, ठीक है। इस पे चार्ज है Q1, इस पे चार्ज है Q2, ठीक है। जब मैंने इसको पहले क्या थे, इनिशियली इनके पास चार्ज Q1 था, Q2 था, ठीक है। लेकिन जब मैंने इसको एक वायर से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, तो इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ये चार्जेस मूव करने लगे, ठीक है। यहाँ पे पोटेंशियल V1 इज ग्रेटर देन V2, ठीक है। फिर इसके बाद क्या हुआ, जब आपने इस पे ये कनेक्ट कर दिया तो इसका चार्जेस बढ़ गए, Q1 डैश, इसका होगा Q2 डैश, लेकिन इनकी कैपेसिटी इनकी सेम रही। अब पोटेंशियल इनका कॉमन पोटेंशियल हो गया, ठीक है। इसका भी V है, इसका भी V है, ठीक है। तो आपको पता है चार्ज कंजर्वेशन आप लोग पढ़ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में, तो हम लोग यहाँ पे चार्ज कंजर्वेशन लगा देते हैं, बाई चार्ज कंजर्वेशन, ठीक है। पहले चार्ज आपका क्या था, Q1 + Q2, और सेकंड बाद में क्या हो गया, Q1 डैश + Q2 डैश, ठीक है। कैपेसिटी आपकी क्या थी, C1V1 + C2V2 इज इक्वल टू C1V + C2V, बाद में आपका पोटेंशियल V हो गया, तो V इज इक्वल टू C1V1 + C2V2 अपॉन C1 + C2, जस्ट अ मिनट, C1 + C2, हियर इज द कॉमन पोटेंशियल, ठीक है। ये आपका रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है। अब हम लोग लॉस इन एनर्जी, जब रीडिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो लॉस इन एनर्जी हम लोग निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग निकालते हैं लॉस इन एनर्जी ड्यूरिंग रीडिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो एनर्जी लॉस अगर मैं निकाल रही हूं, ठीक है, तो फाइनल अगर एनर्जी लॉस हुई होगी तो आपकी इनिशियल एनर्जी ज्यादा रही होगी, बाद में कम आई होगी, ठीक है। तो U इनिशियल माइनस U फाइनल 1/2 C1V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2V2 स्क्वायर माइनस 1/2 C1 + C2 इंटू V स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग इसकी यहाँ पे V की वैल्यू जब पुट करेंगे C1V1 + C2V2 अपॉन C1 + C2, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका एनर्जी लॉस निकल के आएगी उसका एक्सप्रेशन ये होगा, ठीक है। डेल्टा U क्या आपकी लॉस हुई है 1/2 C1 C2 V1 - V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 + C2, हियर इज द लॉस इन एनर्जी, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं अगले टॉपिक पे। ये मैंने एक्सप्रेशन डायरेक्ट, आप जब इसकी वैल्यू को पुट करेंगे कॉमन पोटेंशियल की, तो आपको वैल्यू इसकी मिल जाएगी, ठीक है। एनर्जी कितनी लॉस हुई है इसमें। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, डाई इलेक्ट्रिक एंड इट्स पोलराइजेशन। Next topic is dielectric and its polarization. Dielectric and its polarization, ठीक है। ये क्या होता है, इट इज बेसिकली एन इंसुलेटर। डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, एक्चुअली ये एक तरह के इंसुलेटर होते हैं, और जब इनको हाई इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग रख देते हैं, ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत कंडक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। इसका मतलब यही होता है। तो हम लोग इसको जरा सा लिख देते हैं, इट इज basically
एन insulator will conduct when placed in high electric field, ठीक है। तो सबसे पहले हम करते हैं, हम कंडक्टर को प्लेस करते हैं, ठीक है। ये मेरे पास दो प्लेट पड़ी हुई हैं, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये आपका नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पे आपने कंडक्टर जब प्लेस किया, ठीक है, इस पे क्या हुआ, इसके सरफेस पे चार्ज आ गया सारा, यहाँ पे पॉजिटिव आया, यहाँ पे नेगेटिव आया, ये आपका पोलराइजेशन हुआ, ठीक है। यहाँ पे चार्ज पोलराइज हो गए, ये क्यूपी हुआ प्लस क्यूपी, ये माइनस क्यूपी हो गया, ये माइनस क्यू हुआ, ये आपका प्लस क्यू हुआ, यहाँ पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट हो गई, यहाँ पे पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ईपी है, यहाँ पे ईपी का वैल्यू जो मैग्नीट्यूड है वो ई नॉट के बराबर होता है, ये तब तक ये चार्जेस मूव करते रहते हैं। तो यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर कितनी हो जाएगी कंडक्टर के, ई इनसाइड, ये आपका जीरो हो जाएगी कंडक्टर के केस में, ठीक है। ई नेट आपका जीरो हो जाता है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग इन कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं, तब देखते हैं क्या होता है। ये आपकी कैपेसिटर्स की प्लेट है, ठीक है। इनमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक डाइलेक्ट्रिक डाल देंगे। अच्छा, डाइलेक्ट्रिक में क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक एक तरह का इंसुलेटिंग मटेरियल होता है। तो यहाँ पे आपका पॉजिटिव, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा आपका, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। ये माइनस क्यूपी होगा, ये आपका प्लस क्यू होगा, ये आपका माइनस क्यू होगा, ठीक है। ये पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है। अब यहाँ पे ई नॉट जो है आपकी ईपी से ज्यादा पोलराइज तो होगा, लेकिन इतना तेजी से नहीं होगा क्योंकि ये डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटिंग मटेरियल है, ठीक है। अब यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम लोग निकालेंगे, ई नेट इज इक्वल टू ई नॉट माइनस पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे थोड़ी बहुत इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी मिल गई है। अब मुझे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर लिखना होगा, ई इज इक्वल टू ई नॉट बाई के इज इक्वल टू ई नॉट बाई ई, ठीक है। तो ये जो ई नीचे मेरा लिखा हुआ ये होता है रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। कंडक्टर के केस में क्या होगा आपका, कंडक्टर के केस में आपका के जीरो हो जाएगा, रिड्यूस जीरो होती है ना। कंडक्टर के केस में क्या होगा, के इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन ई, ये आपका कंडक्टर के केस में जीरो हो जाएगा, तो क्या होगा आपका के हो जाएगा इनफाइनाइट। जब आपका ये ई नॉट बाई जीरो हो जाएगा तो के आपका इनफाइनाइट, कंडक्टर के केस में के हमारा इनफाइनाइट हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग आगे इसके बढ़ते हैं। अगला टॉपिक जो मेरा है इसमें देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको छोड़ नहीं सकते हम लोग। टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक, कितने टाइप्स के, टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। तो ये दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है पोलर डाइलेक्ट्रिक और दूसरा होते हैं नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक। इनकी डेफिनेशन जरा देख लेते हैं। पोलर डाई इलेक्ट्रिक, पोलर डाई इलेक्ट्रिक होते क्या हैं, द सेंटर, पोलर डाइलेक्ट्रिक आर दोज डाइलेक्ट्रिक whose center of mass of positive and negative ion don't coincide each other। इनके सेंटर जो पॉजिटिव नेगेटिव आयन के जो सेंटर ऑफ मास है वो आपस में कोइंसाइड नहीं करते हैं, ठीक है। इनके एग्जांपल आप लोग ध्यान रखिए, NaCl एंड HCl, ठीक है। ये थोड़े एक डिस्टेंस पे प्लेस्ड होते हैं, ठीक है। HCl हो गया, NaCl हो गया, माइनस हो गया, प्लस हो गया, ये कुछ डिस्टेंस पे है। इनका कुछ अपना परमानेंट डाइपोल मोमेंट भी होता है, ठीक है। ये आपका प्लस है, माइनस है। जब दो ऑपोजिट आयंस एक डिस्टेंस पे प्लेस हो जाते हैं, ठीक है, तो उनके बीच में डाइपोल मोमेंट आता है। तो इट हैज परमानेंट डाइपोल मोमेंट, it has permanent dipole moment। नॉन पोलर क्या होते हैं, सेंटर, इसमें क्या होता है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं, द सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन coincide with each other like S2 and N2, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरह से ये आपस में कोइंसाइड करते हैं। इनका डाइपोल मोमेंट जीरो होता है, जीरो डाइपोल मोमेंट, इनका जीरो डाइपोल मोमेंट होता है, ठीक है। अब हम लोग पोलर डाइलेक्ट्रिक में क्या करते हैं, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं। तो पोलर डाइलेक्ट्रिक में क्या फर्क पड़ता है और नॉन पोलर में क्या फर्क पड़ता है। सबसे पहले पोलर डाइलेक्ट्रिक की बात कर लेते हैं।
ठीक है। अब मैंने क्या किया, ये जो आपका पोलर डाइलेक्ट्रिक है, पोलर डाइलेक्ट्रिक में किस तरह से आयंस पड़े होते हैं, ये निगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। इसमें पॉजिटिव नेगेटिव आयन कुछ डिस्टेंस पे तो होते हैं, लेकिन जब मैं इसकी नेट डाइपोल मोमेंट निकालती हूँ तो जीरो आती है, ठीक है, क्योंकि ये इतने रैंडमली अलाइंड होते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक में। अब यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी जीरो होती है, ठीक है, रैंडम मोशन की वजह से, ये सब रैंडम मोशन कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका नेट डाइपोल मोमेंट आता है जीरो, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इनके अक्रॉस मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी। अब ये क्या होगा, ये अलाइन हो गए आपके, निगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव निगेटिव, ठीक है, निगेटिव पॉजिटिव, जस्ट अ मिनट, ये आपके निगेटिव पॉजिटिव, जब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई यहाँ पे तो ये आपके अलाइन हो गए, ठीक है। यहाँ पे आपके निगेटिव पॉजिटिव, ये आपके अलाइन हो गए। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी जीरो नहीं है तो डाइपोल मोमेंट भी जीरो नहीं है, मतलब डाइपोल मोमेंट इसमें मुझे डेवलप करना, इंड्यूसिंग अ डाइपोल मोमेंट इट्स कॉल्ड अ पोलराइजेशन, ठीक है। जब हम डाइपोल मोमेंट को इंड्यूस करते हैं तो उसकी जो प्रोसेस होती है उसे ही हम लोग पोलराइजेशन बोलते हैं। नाउ वी कम टू द नॉन पोलर। इसमें जब इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग अप्लाई नहीं करते हैं तो इनके सेंटर ऑफ मास ऑफ चार्जेस क्या होते हैं, कोइंसाइड कर जाते हैं आपस में, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट इज नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। ये होते हैं आपका, कोई डाइलेक्ट्रिक है, इसमें पॉजिटिव निगेटिव, ये सेंटर ऑफ मास इनके कोइंसाइड करते हैं, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, ठीक है। इसमें क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी अभी जीरो है और डाइपोल मोमेंट आपका जीरो है, लेकिन जैसे मैंने इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, ये क्या हो गए, ये अलाइन हो गए। एक पहले ये रैंडमली, मतलब इनमें क्या सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड कर रहा था, अब क्या हुआ, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई तो इसमें डाइपोल मोमेंट इंड्यूस करा दिया मैंने, माइनस प्लस, ठीक है, माइनस प्लस, ये आपके एक सीक्वेंशियल मैनर में आ गए, E डज नॉट इक्वल टू जीरो, और यहाँ पे अब डाइपोल मोमेंट भी जीरो नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ डाइपोल मोमेंट भी, पहले आपकी जीरो डाइपोल मोमेंट था, अब इसकी डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो हम लोगों ने इंड्यूस कराया डाइपोल मोमेंट, ये होता क्या है, ठीक है। तो पोलराइजेशन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज पोलराइजेशन। द फिनोमेना ऑफ पोलराइजेशन क्या होता है, मैंने आपको बताया, द फिनोमेना ऑफ इंड्यूसिंग अ डाइपोल मोमेंट इज कॉल्ड पोलराइजेशन। The phenomena of inducing a dipole moment when placed in electric field is called polarization, ठीक है। इस पोलराइजेशन को हम लोग लिख कैसे सकते हैं, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। इसको आप लोग ध्यान रखिए, जब हम लोग इसको ओपन करेंगे तो आपको पता है डाइपोल मोमेंट का ये पोलराइजेशन कैपिटल पी, डाइपोल मोमेंट क्या होता है, स्मॉल पी से, तो क्यू पी इंटू डिस्टेंस अपॉन ए इंटू डिस्टेंस, ठीक है। तो डिस्टेंस विल बी कैंसल आउट, तो आपका पोलराइजेशन आ जाएगा क्यू पी, जस्ट अ मिनट, QP अपॉन A विच इज सिग्मा P, ठीक है। सिग्मा की P क्या होता है आपका, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो पोलराइजेशन आपका किसके बराबर हो गया, सिग्मा चार्ज डेंसिटी के। अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। इसका सिंबल क्या होता है, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जो आपके पेपर में एक्सपेक्टेड भी है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी का जो सिंबल होता है वो इस तरह का होता है। ये कुछ इसकी एक टांग थोड़ी खींचनी पड़ती है एक्स की, ठीक है, तो ये होता है। तो मुझे पता है जो हमारा पोलराइजेशन है किस पे डिपेंड कर रहा है, हम लोग जब पोलराइज कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं ना, तो हमारा ये डिपेंड कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड पे, कि आप कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब हम इसका ये प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो यहाँ पे आता है एप्सिलॉन नॉट काई इंटू ई, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू पी वेक्टर अपॉन एप्सिलॉन नॉट ई, ठीक है। अब आपको ये पता है ये E क्या होता है, ठीक है। तो रिलेशन बिटवीन, नेक्स्ट पार्ट है रिलेशन बिटवीन K एंड काई, ठीक है। जब इसको डेवलप करते हैं तो पहले बताइए इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी नेट कितनी आई थी, E नॉट माइनस ई पी। डाइलेक्ट्रिक के केस में यही आई थी, तो कंडक्टर के अंदर तो जीरो, तो जब मैंने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया तो ये आई थी। अब मैं क्या करूंगी, E बाई ई, इसको E नॉट से डिवाइड कर दूंगी, ये E है ना, इसको मैं E से डिवाइड करती हूँ, डिवाइड
बाई ई, ठीक है। तो ई बाई ई नॉट बाई ई माइनस ई पी बाई ए, ठीक है। तो ये तो आपका 1 इज इक्वल टू ई नॉट बाई ई माइनस ई पी बाई ई, ये आपका आ गया। अब आपको ये पता है कि ये जो ई नॉट बाई ई है, ई नॉट बाई ई इज इक्वल टू के, और ई पी क्या होता है, सिग्मा पी बाई एप्सिलॉन नॉट। ई पी आपका सिग्मा पी बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम लोग इसको कन्वर्ट, सिग्मा पी किसके बराबर होता है, पी पोलराइजेशन के अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो 1 इज इक्वल टू ये एप्सिलॉन, इसमें हम लोग पुट करते हैं सारी वैल्यू, 1 इज इक्वल टू के माइनस ई पी अपॉन ई, ई पी अपॉन ई हम लोग किससे रिप्लेस कर सकते हैं, माइनस पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट ई। तो 1 इज इक्वल टू के माइनस काई, ठीक है। तो 1 प्लस के, 1 प्लस काई इज इक्वल टू के, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, इनका रिलेशन आप बहुत एक्सपेक्टेड रहता है एग्जाम के, आपके स्कूल लेवल के एग्जाम के लिए, ठीक है। तो ये आपका रिलेशन यहाँ पे डेवलप हो गया, ठीक है। पोलराइजेशन आपको पता चल गया, इंड्यूसिंग डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, ये आपका पोलराइजेशन होता है। अब हम लोग क्या करते हैं, कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। नेक्स्ट टॉपिक है कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक स्लैब, ठीक है। ये सपोज आपके पास 2 प्लेट पड़ी हुई हैं, इन पे पॉजिटिव चार्ज है एक पे, ये आपका निगेटिव चार्ज है यहाँ पे, ठीक है। इस पे आपका प्लस क्यू चार्ज है, इस पे आपका माइनस क्यू चार्ज है। इसके बीच में मैंने एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया। इस डाइलेक्ट्रिक में पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, ये पॉजिटिव है यहाँ पे, ये आपका निगेटिव है यहाँ पे, ठीक है। ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी ई नॉट यहाँ पे ऐसे लगी हुई है। इनके बीच का जो सेपरेशन है प्लेट्स के बीच का वो डी है, और प्लेट का जो एरिया है वो आपका ए है, ठीक है। इसका एरिया आपका ए है। तो वी, अगर मुझे इसका पोटेंशियल लिखना होगा इसके बीच का, तो पोटेंशियल कहाँ कहाँ काम करेगा, एक तो ये अंदर जो डाइलेक्ट्रिक पड़ा है इसके बीच का पोटेंशियल, ठीक है। और ये जो आपने डाइलेक्ट्रिक डाला है ना, इसकी थिकनेस टी है आपकी, ठीक है। अब अगर मुझे इसका पोटेंशियल लिखना, पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी, तो सबसे पहले इसका पोटेंशियल फिर इसका पोटेंशियल, ठीक है। तो जी अच्छा ये बताइए, जब मैंने इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक डाल दिया तो इसके बचा हुआ ये पूरा था ई नॉट, ठीक है। अब इसके अंदर का बचा हुआ प्लेस कितना बचा, डी माइनस टी अगर करते तो बचे हुए स्पेस क्या आ जाएगी, तो वी इज इक्वल टू ई नॉट डी माइनस टी प्लस ई इंटू टी, ठीक है। यहां पे आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग बात कर लेंगे, जितनी भी यहां पे नेट आएगी, ई इज इक्वल टू कितना आएगा आपका, ई नॉट माइनस ई पी, यही तो था आपका, ई इंटू टी आ जाएगा। तो वी इज इक्वल टू ई नॉट डी माइनस टी प्लस ई बाई ई नॉट इंटू टी, ठीक है। ई नॉट मैंने बाहर किया तो ई नॉट मैंने डिवाइड कर दिया अंदर से, ठीक है। तो वी, अब मुझे पता है ई नॉट अपॉन ई इज इक्वल टू के होता है, ई बाई ई नॉट इज इक्वल टू 1 बाई के हो जाएगा। तो वी इज इक्वल टू ई नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाई के हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, Q इज इक्वल टू सी वी, Q इज इक्वल टू सी वी, तो C इज इक्वल टू Q बाई V, तो C इज इक्वल टू Q अपॉन ई नॉट, जस्ट मिनट, ये एप्सिलॉन नॉट है, बहुत धोखा हो जाएगा आपको, इसको मैं ई नॉट ही लिखूँ, ई नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाई के, ठीक है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे, सी के वेल ई नॉट आपका क्या है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, सी इज इक्वल टू क्यू बाई सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाई के, ठीक है। अब यहाँ पे कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, क्यू इज इक्वल टू क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के, टी प्लस टी बाई के, ठीक है। तो सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के, हियर इज द कैपेसिटेंस, ठीक है। अगर ये कंडक्टिंग स्लैब होगी, ठीक है, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है यहाँ पे, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ये अगर आपकी कंडक्टिंग स्लैब होगी, फॉर ए कंडक्टिंग स्लैब, तो K आपका इनफाइनाइट हो जाएगा, तो ये पार्ट 0 हो जाएगा। तो C फॉर कंडक्टर क्या हो जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी, डी माइनस टी, दिस इज फॉर कंडक्टिंग स्लैब। अगर आपने ये डाइलेक्ट्रिक की जगह कंडक्टिंग स्लैब डाल दिए, ठीक है। अगर ये जो हम लोगों ने डाइलेक्ट्रिक डाला है, इसकी ये बिल्कुल पूरा फुल्ली इंसर्ट कर दिया जाए, कोई स्पेस मतलब पूरा, मतलब डी इज इक्वल टू टी, इफ डी इज इक्वल टू टी, तो क्या होगा, सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस डी प्लस डी बाई के, तो क्या हो जाएगा, सी इज इक्वल टू
के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, सी इज इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो सी इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ सी नॉट। ये आपकी कैपेसिटी आपकी कितने टाइम से बढ़ जाएगी, पूरे, अगर हम मीडियम को पूरा इंसर्ट कर देते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इफेक्ट ऑन वेरियस पैरामीटर व्हेन मीडियम इज इंसर्टेड। ठीक है, इफेक्ट्स ऑन वेरियस पैरामीटर व्हेन मीडियम इज इंसर्टेड। ठीक है, आपने मीडियम को इंसर्ट कर दिया तो पैरामीटर, जब पहले आप क्या करेंगे, बैटरी को कनेक्ट करेंगे, बैटरी कनेक्टेड। ठीक है, नेक्स्ट बैटरी इज डिसकनेक्टेड, डिसकनेक्टेड के केस में क्या होगा। ठीक है, ये दोनों पार्ट आपको देखने हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल में हेल्प करते हैं। ठीक है, जब बैटरी कनेक्ट होगी तो आपकी कैपेसिटी पे तो कोई फर्क पड़ेगा ना, वो तो के टाइम्स बढ़ेगी, वी डैश आपका सेम रहेगा, कोई पोटेंशियल डिफरेंस बना के रखती है बैटरी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम रहने वाली है, क्यू डैश क्योंकि स्पीड चेंज हो रहा है। ठीक है, कैपेसिटी चेंज हो रही है तो चार्जेस का भी फर्क पड़ेगा, तो क्यू इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ क्यू। एनर्जी पे भी फर्क पड़ेगा, यू इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ यू। अगर कैपेसिटी चेंज हो रही तो चार्ज और एनर्जी चेंज जरूर होगी। ठीक है, E इज इक्वल टू वी बाई डी होता है, Q इज इक्वल टू सी वी होता है, U इज इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर। अब इसमें क्या पड़ेगा, बैटरी आप डिस्कनेक्ट कर दे तब भी उसकी कैपेसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो C डैश इज इक्वल टू के टाइम C। चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़े, चार्ज आपके इक्वल रहेंगे, क्यों, क्योंकि आपने बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी, अब उसमें पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो चार्जेस फ्लो नहीं होंगे। ठीक है, Q इज इक्वल टू सी वी, वी डैश इज इक्वल टू वी बाई के, तो आपका पोटेंशियल कितना होगा, के टाइम्स घट जाएगा, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, वो भी के टाइम्स घट जाएगी, आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, वो भी के टाइम्स रिड्यूस हो जाएगी जब आप बैटरी को डिस्कनेक्ट, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड नहीं करेगी तो सब कुछ के टाइम्स घट जाएगा। ठीक है, कैपेसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको ये पता है कि बैटरी कनेक्ट रहे या ना कनेक्ट रहे, इससे किसी भी कंडक्टर की कैपेसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो आज मैंने ये कैपेसिटेंस को पूरा अच्छे से रिवाइज कर लिया है, आप इसको रिवाइज करिए अपने आप से। ठीक है, तो आज का ये मेरा लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू।